नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को डिस्कस करेंगे। यानी आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कि जो विश्व व्यापार संगठन है, उस विश्व व्यापार संगठन और भारत का क्या जो है वो रिलेशनशिप है, और विश्व व्यापार संगठन के कारण जो है भारत को कौन-कौन से तो लाभ प्राप्त हुए हैं, और विश्व व्यापार संगठन की वजह से भारत को कौन-कौन सी हानियाँ हुई है। तो सबसे पहले हम विश्व व्यापार संगठन और भारत को डिस्कस करते हैं। भारत जो है शुरू से ही जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई है उनमें शामिल होता रहा है। भारत ने पहले जो है गेट और उसके बाद में गेट की स्थापना जो है 1947 में हुई थी। तो उस समय भी भारत ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उसके बाद में 1995 के अंदर WTO की स्थापना हुई, तो उसकी स्थापना में भी भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज भी अगर देखा जाए तो भारत का जो ज़्यादातर व्यापार होता है, यानी मोर देन 90% जो भारत का ट्रेड होता है वो विश्व व्यापार संगठन के जो 164 सदस्य देश है उन्हीं के साथ में होता है। लेकिन जब से भारत WTO का सदस्य बना है तब से लेकर के आज तक इस विषय के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है और काफ़ी विवाद भी रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत को जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना चाहिए, और कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो है इसका विरोध करते हैं, और जो लोग WTO का जो इस बात को लेकर विरोध करते हैं कि भारत को WTO का सदस्य नहीं बनना चाहिए, उनका ये मानना है कि WTO की वजह से भारत को अनेक नुकसान होने की संभावना है। लेकिन कुछ लोग इसके पक्षधर भी है, जो ये कहते हैं कि WTO की सदस्यता भारत के लिए लाभदायक है। तो उनके हिसाब से अगर भारत WTO का सदस्य बना है तो उसकी वजह से भारत को जो फ़ायदा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग इसका विरोध करते हैं उनका मानना है कि WTO के जो एग्रीमेंट्स है उन एग्रीमेंट्स के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जो WTO है उसकी स्थापना के पीछे जो है जो विकसित देश है उन विकसित देशों की एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल रही है। क्योंकि विकसित देश जो थे उन देशों ने अपना डेवलपमेंट कर लिया, उनके पास में एक्सेस प्रोडक्शन था, तो ऐसे में वो WTO की आड़ में जो विकसित अल्पविकसित देश है जो कि अपना विकास कर रहे थे प्रतिबंधों के माध्यम से, कि उन्होंने घरेलू उद्योगों को संरक्षण दे रखा था और उसकी वजह से उनके घरेलू उद्योग पनप रहे थे, तो उसके कारण जो विकसित देश थे उनसे जो है वस्तुएं अल्पविकसित देशों में आसानी से नहीं आ रही थी। तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए, प्रतिबंधों को ख़त्म करने के लिए, अपनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार को विस्तृत करने के उद्देश्य से जो विकसित देश थे उन्होंने सोच समझ करके WTO की स्थापना की, और उसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान रखे जिसके कारण केवल और केवल विकसित देशों को लाभ होना था। तो इस वजह से जो है WTO की सदस्यता जब भारत ने ली तो इसका जो विरोध भी हुआ। तो भारत के संदर्भ में अगर आप WTO की बात करें तो इसके लिए इससे मिलने वाले लाभ और हानियों दोनों का अध्ययन करना जरूरी है। उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि WTO का सदस्य भारत ने बन करके सही किया है या गलत किया है। तो सबसे पहले WTO के कारण भारत को होने वाली हानियां। जो लोग WTO का विरोध करते हैं, यानी जो ये कहते हैं कि WTO सही नहीं है, भारत को उसका सदस्य नहीं बनना चाहिए, उनका मानना है कि भारत जैसे अल्प विकसित देश को इसका सदस्य बनने से नुकसान होगा। सोमनाथ चटर्जी जो कि कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि गेट या WTO का अंतिम रूप भारत को फिर से विकसित देशों का उपनिवेश बनाने का दस्तावेज है। देश की भावी पीढ़ी शासक दल को इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगी कि उन्होंने दोबारा से, जिस प्रकार से भारत पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन का जो गुलाम बना था, दोबारा से ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है जिसके तहत जो विकसित देश है वो फिर से भारत को जो अपना गुलाम या उपनिवेश बनाना चाहते हैं। तो WTO का सदस्य बनने से भारत को कुछ हानियां हुई है या हानियां होने की संभावना है, वो इस प्रकार से है। तो हम देखते हैं कि WTO के कारण भारत को कौन कौन सी हानियां हुई है या होने की आशंका है। सबसे पहला कृषि क्षेत्र को हानि। WTO का सदस्य बनने से भारत का जो कृषि क्षेत्र है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब WTO का जो प्रावधान किया गया उस प्रावधान के अंतर्गत भारत को जो कृषि इनपुट्स है, कृषि इनपुट्स यानी खाद है, बीज है, स्प्रे है, उनका खुद के देश के अंदर जो किसान पहले जैसा प्रोडक्शन कर रहे थे और उनका प्रयोग कर रहे थे वैसा नहीं कर पाएंगे। अब उनको मजबूरी में ये जो आगतें हैं कृषि, वो आगतें जो उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खरीदनी पड़ेगी, और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है क्योंकि उन्होंने इन उत्पादों के लिए अपना पेटेंट करवा रखा है,
तो पेटेंट की वजह से केवल यही इनका प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो जिसके कारण किसानों को जो है इनकी ऊंची कीमत देनी पड़ेगी। और इसी के साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका भी ये पेटेंट करवाएंगे। तो उस टेक्नोलॉजी के पेटेंट के ऊपर भी जो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिकार हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये जो किसान है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा जो है WTO के प्रावधानों से प्रभावित होगा। किसान अपने लिए भी बीज का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो जो छोटे किसान थे, जो पहले खुद के जो है बिजाई करते थे फसलों की, उस फसल के उत्पादन में से वो अपने लिए बीज रख लेते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो जिसके कारण जो है छोटे किसानों के ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उनको जब सारी चीज़ें महंगे दामों पर मिलेंगी तो उनके कारण उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी के साथ ही जो WTO है उसके अंदर प्रावधान किया गया है कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी दी जा रही है, उस सब्सिडी को समाप्त किया जाना है धीरे धीरे। और साथ ही बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जिनकी सरकार जो न्यूनतम कीमत तय करती है, तो वो समर्थन मूल्य है उसको भी जो है कम करना पड़ेगा। इसके साथ भारत जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बहुत ही कम कीमत के ऊपर जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको अनाज या अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाता है, उसको भी जो है उन्हें खत्म करना होगा। तो इन प्रावधानों के कारण जो भारतीय कृषि तथा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय जनता के ऊपर जो बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसी के साथ ही जो पौध है, उस पौध के पेटेंट की व्यवस्था भी जो है WTO के अंदर की गई है। तो WTO एग्रीमेंट के अंदर जो स्वेज जेनेरिक समझौता है, उसके अंतर्गत जो पौध का संरक्षण किया गया है। तो ऐसे में भारतीय किसान जो है स्वयं के लिए जो उन्नत किस्म की पौध तैयार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन पौध का जो है दूसरे कंपनियों ने जो पेटेंट करवा रखा है। तो ऐसे में वो केवल और केवल जो है उन्हीं कंपनियों से जो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था के कारण जो भारतीय एग्रीकल्चर का जो है इसके ऊपर एग्रीकल्चर पर WTO एग्रीमेंट का बहुत ही बुरा असर पड़ने की संभावना है। दूसरा, आर्थिक सहायता में कमी। WTO के प्रावधानों के अनुसार भारत को जो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो सब्सिडी दे रहा है, जैसे आज भी अगर आप देखते हैं तो खाद है, स्प्रे है या अन्य प्रकार के जो यंत्र है, जैसे अभी पिछले दिनों जो है ड्रिप सिस्टम के ऊपर जैसे 85% तक सब्सिडी दी गई थी। तो WTO के प्रावधान है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि भारत जो अपनी एग्रीकल्चर को सब्सिडी दे रहा है, जो आर्थिक सहायता दे रहा है, जिसके कारण कम कीमत के ऊपर किसानों को इनपुट उपलब्ध हो रहे हैं, वो जो उसे खत्म करने होंगे या सहायता को कम करना होगा, जिसके कारण इसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव जो छोटे और गरीब किसानों पर पड़ेगा। क्योंकि अब उनको जो सब्सिडी वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, बल्कि उनको जो है मार्केट प्राइस के ऊपर ये सामान खरीदने पड़ेंगे। जैसे अभी भारत के अंदर जो DAP का एक थैला है वो 1200 रुपये सरकार ने किया है। पहले उसकी कीमत जो थी शायद 2000 रुपये से ऊपर थी, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर जो सब्सिडी और ज़्यादा बढ़ा दी है। तो अगर ये सब्सिडी खत्म कर दी जाती है तो उसके कारण किसानों को वो 2400 रुपये में थैला मिलेगा, तो उसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा। तो इस प्रकार से ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल इनपुट होते हैं उनके ऊपर सब्सिडी मिलती है, जैसे स्प्रे का डोल है या स्प्रे करने वाली जो टंकी है या अन्य प्रकार के जो यंत्र है, उन सभी के ऊपर जो सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। तो ये सब्सिडी जो है WTO के प्रावधानों में नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि जब इन देशों के अंदर सब्सिडी दी जाती है तो उसके कारण जो है इनके उत्पाद की लागत कम आती है। अब लागत कम होने के कारण इनकी कीमत भी कम होती है, और कीमत कम होने के कारण जो विकसित देश है, वो विकसित देश इन देशों के अंदर अपना सामान नहीं बेच पाते। तो विकसित देश चाहते हैं कि ये अलग विकसित देश जो है वो अपनी एग्रीकल्चर को सब्सिडी ना दे, जिससे यहाँ पर उत्पादन की लागत बढ़ेगी। उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो यहाँ एग्रीकल्चर के जो उत्पाद है उनकी कीमत बढ़ेगी, और जब इनकी कीमत बढ़ जाएगी तो उसके कारण विदेशी सामान भी इन देशों में बिकने लगेगा। क्योंकि पहले विदेशी सामान महंगा था तो ये नहीं ले रहे थे, अब विदेशी सामान की तुलना में देश का सामान महंगा हो जाएगा तो विदेश वाला जो है ज़्यादा खरीदेंगे। तो विकसित देश चाहते हैं कि ये सब्सिडी इसलिए खत्म की जाए ताकि विकसित देशों के जो प्रोडक्ट है वो अलग विकसित देशों के बाजारों में बिक सके। इसके बाद है खाद्यान्नों का आयात। WTO के प्रावधानों के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि अगर एक देश के अंदर खाद्यान्न की कमी नहीं है तो भी उसे जो खाद्यान्न का आयात एक निश्चित मात्रा में करना होगा। यानी अपना जो कुल प्रोडक्ट है, कुल लागत है, उस लागत का एक निश्चित अनुपात उन्हें जो विदेशों से आयात करना होगा। तो भारत में भी जो है अनाज वो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होने के बावजूद भी भारत को WTO के प्रावधानों के अनुसार आयात करना ही होगा। अब भारत का जो है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पहले से जो है प्रतिकूल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल होने का मतलब भारत का इंपोर्ट पहले से एक्सपोर्ट की तुलना में ज़्यादा है। लेकिन अब जबरदस्ती अगर भारत आयात करेगा
जो खाद्यान्न पदार्थ है उनका, तो उसकी वजह से भारत का ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और ज़्यादा प्रतिकूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से न केवल ये प्रतिकूल होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बल्कि भारत की एग्रीकल्चरल सेक्टर उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत का सामान बिकने के बजाय हमें विदेशों का सामान खरीदना पड़ेगा। तो इसके कारण जो भारत के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनकी कीमत कम होगी, क्योंकि सामान बिक नहीं रहा है, विदेशों से हम ले रहे हैं अपने यहाँ पर सामान होने के बावजूद भी। तो उस वजह से जो कीमतें कम होंगी उसके कारण किसानों को नुकसान होगा और भारत की जो कृषि है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आगे, ब्रांड बीजों के प्रयोग पर प्रतिबंध। डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुसार भारत में कृषक और वैज्ञानिक व्यापारिक उद्देश्य से बीजों का उत्पादन नहीं कर सकते, यानी बेचने के उद्देश्य से अगर कोई भी किसान है या वैज्ञानिक अगर उसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको केवल बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज है उन कंपनी से जो है महंगे बीज खरीदने होंगे। इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा वो छोटे किसानों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटे किसान पहले खुद के अच्छे बीज तैयार कर लेते थे, लेकिन अब वो अपने लिए जो है अच्छे बीज तैयार नहीं कर पाएंगे, या पहले कुछ किसान बीज तैयार करके अपने साथियों को बेच देते थे तो वैसा नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से इसका सबसे बुरा प्रभाव जो वो छोटे किसानों पर पड़ेगा। इसके बाद है प्राकृतिक उत्पादों के पेटेंट अधिकार। डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अंतर्गत पेटेंट की व्यवस्था की गई है, और जो देश अभी पेटेंट को नहीं अपना रहे हैं, जिन देशों के अंदर जो पेटेंट की नियम है वो डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार नहीं है, उनको जो है 10 साल का समय दिया गया है कि आप 10 साल के अंदर अंदर जो अपने नियमों को बदलिए। तो इससे जो भारत के प्राकृतिक उत्पाद हैं, जैसे कि भारत में पहले से नीम है, हल्दी है, या अन्य प्रकार की जड़ी बूटियाँ है, पेड़ पौधे हैं जिनका भारत में उत्पादन किया जा रहा है, तो अगर उनका विदेशी कंपनियों ने पेटेंट करवा लिया, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, पीछे भी एक जो विवाद चला था जिसके अंतर्गत जो है अमेरिका ने जो नीम का पेटेंट करवाया था या करवाना के जो उस फाइल चलाई थी, तो उसका भारत ने विरोध किया था कि नीम तो जो भारत का मूल पौधा है। ऐसे में अगर भारत के नीम का अगर अमेरिका पेटेंट करवाने में कामयाब रहता है तो उसका दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि भारत के अंदर अगर किसी को भी नीम का पौधा उगाना है तो उसे पहले उस अमेरिकन कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी जिसने पेटेंट करवाया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका जो विकसित देश है जिनके यहाँ पर पहले से ही पेटेंट के नियम है, वो जल्दी जल्दी से जो है उन पदार्थों का पेटेंट करवा लेंगे, और जब उनका पेटेंट वो करवा लेंगे तो उसके बाद में जो अलग विकसित देश है, अलग विकसित देश उससे वंचित रह जाएंगे, या अगर उनका वो प्रोडक्शन करते भी हैं तो उनको जो है रॉयल्टी उस पेटेंट वाली कंपनी को देनी पड़ेगी, जिसके कारण इनका उत्पादन करना जो है काफ़ी महंगा पड़ेगा। आगे, पौध किस्म का संरक्षण। जो स्वे जेनरिस व्यवस्था है, स्वे जेनरिस व्यवस्था का संबंध जो है वो ये जो पौध है जिसका संरक्षण करने से संबंधित है। तो स्वे जेनरिस व्यवस्था के अंतर्गत पौध के उत्पादन के लिए भी पेटेंट की व्यवस्था की गई है, जिससे भारत के लोग खुद अपने लिए उन पौध का उत्पादन नहीं कर पाएंगे जिनको वो प्योद तैयार करके जो है पहले प्रोडक्शन करते थे। जैसे कोई मिर्च की खेती करता है तो पहले मिर्च की प्योद तैयार करेगा, लेकिन अगर मिर्च का किसी ने पहले पेटेंट करवा रखा है तो कोई भी किसान जो है इस प्रकार से मिर्च की प्योद का जो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। अक्सर हम प्याज की खेती करते हैं तो खुद का जो है वो प्योद तैयार कर लेते हैं प्याज की, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये जो पौध के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका सबसे बुरा जो प्रभाव है वो छोटे किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि वो अपने लिए जो खुद प्योद नहीं कर पाएंगे, तैयार नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें पेटेंट वाली कंपनियों से या विदेशी कंपनियों से प्योद लेनी पड़ेगी, जो कि उनको काफ़ी महंगे दामों पर जो मिलेगी, और इसके कारण कृषि उत्पादन की लागत बढ़ेगी, और कृषि उत्पादन की लागत बढ़ने से किसानों के ऊपर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे, व्यापार से संबंधित निवेश उपायों के नुकसान, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो थे उसके अंतर्गत प्रत्येक देश के लिए व्यवस्था की गई है कि जो भी डब्ल्यूटीओ का सदस्य होगा उसे अपने देश के अंदर विदेशी निवेश को भी वैसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जैसी वो जो है स्वदेशी निवेशकों को देता है। तो स्वदेशी और विदेशी निवेशकों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन जाएगा या बन गया है तो उसके कारण भारत के अंदर भी विदेशी निवेशकों को वैसी सुविधा देनी पड़ेगी जैसी कि वो अपने घरेलू निवेशकों को देता है। साथ ही
जो विदेशी निवेशक होते हैं उनके ऊपर भारत कोई प्रतिबंध भी नहीं लगा सकता। बिना किसी प्रतिबंध के कोई भी कंपनी भारत के अंदर किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इससे इस बात की संभावना है कि भारत के उद्योग धंधे जो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भारत ने अभी जो उद्योग धंधे है वो भी विकसित अवस्था में नहीं है। ऐसे में जो विदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी वो इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उनकी टेक्नोलॉजी का वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी का भारतीय उद्योग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और उनकी जो लागत है विदेशी कंपनियों की वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने के कारण लागत भी कम होगी। तो इस वजह से भारतीय उद्योग धंधे जो वो बर्बाद हो जाएंगे, और ज़्यादातर जो विदेशी निवेशक होंगे वो टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करेंगे। तो उसके कारण इस बात की संभावना है कि भारतीय उद्योग समाप्त होने की वजह से बेरोजगारी भी फैल जाएगी। आगे, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार के नुकसान, यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स के भी देखते हैं क्या नुकसान है। भारत में पेटेंट कानून जो वो लागू नहीं है। ऐसे में WTO ने भारत को 10 साल का समय दिया है कि आप 10 साल के अंदर अंदर WTO के अकॉर्डिंग अपने देश के अंदर पेटेंट कानून लागू कीजिए। जब भारत इस WTO के पेटेंट को लागू करेगा तो उसके कारण भारत के अंदर खाद्यान्न, दवाई, रसायन आदि जो पदार्थ है उनका पेटेंट हो जाएगा। अब पेटेंट होने से कंपटीशन कम होता है, क्योंकि मान लीजिए एक दवाई है, उसका पेटेंट एक कंपनी ने कर लिया तो केवल वही उसका प्रोडक्शन कर पाएगी, उसके कारण दूसरी कंपनियां उसके कंपटीशन में नहीं होंगी, और कंपटीशन न होने के कारण एक प्रकार की एकाधिकारी स्थिति होती है। तो जिसके कारण जो जो उत्पाद पेटेंट के अंडर में आएंगे उन सभी की कीमत बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा जो पेटेंट के मानक है वो सभी देशों के लिए एक समान रखे गए हैं, यानी जो विकसित देश है उनके अंदर भी जो है उत्पादन के मानक वही है, अलग विकसित देशों में भी उत्पादन के वही मानक है, लेकिन अलग विकसित देशों के अंदर टेक्नोलॉजी उतनी बेहतर नहीं है, इसलिए यहाँ के जो प्रोडक्ट होंगे अलग विकसित देशों के वो उन पेटेंट के मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, जिसकी वजह से ये जो पेटेंट है वो ज़्यादातर विकसित देशों के खाते में चले जाएंगे। तो ये जो मानक एक समान रखे गए उसके कारण अलग विकसित देशों में अनुसंधान और विकास है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो कृषि और उद्योग दोनों सेक्टर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार है उसका भी जो है नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए जो WTO के विरोधी है वो इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि भारत को जो है वो WTO का सदस्य नहीं बनना चाहिए। आगे है पौधे और जानवरों का विदेशी स्वामित्व। WTO के अंतर्गत पौधे और जानवरों को भी शामिल किया गया है, जिसके कारण कोई भी जो विदेशी कंपनी है इन पौधों की प्रजातियों को खरीद सकती है और जानवरों की प्रजातियों का व्यापार भी कर सकती है। तो क्योंकि भारत जो है पौधे और जानवरों के मामले में एक संपन्न राष्ट्र है, इसलिए भारत का जो है भारत पर जो इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि विदेशी कंपनियां जो है इनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर सकती है। सेवा क्षेत्र। WTO समझौते के अनुसार सभी प्रकार की उच्च टेक्नोलॉजी वाली सेवाएं कि जिनके सेवाओं के उत्पादन में उच्च क्वालिटी की टेक्नोलॉजी का यूज होता है उनके विदेशी व्यापार को स्वतंत्रता दी गई है। यानी कोई भी विदेशी कंपनी किसी भी देश के अंदर जो हाई टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज है उन सर्विसेज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इसके कारण भारत के अंदर जो बैंकिंग क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र, यातायात, शिक्षा है, होटल है आदि क्षेत्र के अंदर जो विदेशी कंपनियां उनकी आने की संभावना ज़्यादा है। तो जब इस प्रकार की कंपनियां भारत के अंदर आएगी तो इस बात का डर है कि पहले से इस क्षेत्र के अंदर जो भारतीय कंपनियां लगी हुई है उन कंपनियों के उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय कंपनियां अभी तक शुरुआती अवस्था में हैं और जो कंपनियां विदेशी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो इसके कारण जो सेवा क्षेत्र की भारतीय कंपनियां हैं वो समाप्त होने की संभावना ज़्यादा नजर आती है। तो इस वजह से भी WTO का विरोध किया जा रहा है। आगे पेटेंटीकरण की हानियाँ। पेटेंट व्यवस्था में भारत में एक और अनेक जो वस्तुएं उनकी कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि जिस वस्तु का पेटेंट होता जाएगा उसके ऊपर कंपनी का एकाधिकार होता जाएगा और एकाधिकारी की वजह से कंपनियां जो है ज़्यादा कीमत वसूल करेंगी। दूसरा, जो पेटेंट है पेटेंट से संबंधित अनेक मुकदमे जो है न्यायालयों में जाएंगे, क्योंकि पेटेंट के ऊपर जो अलग अलग कंपनियां दावा करेंगी। जैसे मैंने नीम का एग्जाम्पल दिया, तो नीम का जब अमेरिका ने पेटेंट करवाया
तो उसके कारण जो है भारत को न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करना पड़ा। तो उसके लिए समय की बर्बादी हो रही है, धन की भी बर्बादी हो रही है। तो इस प्रकार से जो पेटेंट है, पेटेंट की वजह से अनेक मुकदमों के अंदर जो सरकारें उलझेंगी, देश उलझेंगे, जिसकी वजह से समय और धन की बर्बादी होगी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत जो WTO का सदस्य बना है, उसके कारण भारत की वस्तुओं का व्यापार प्रभावित हुआ है, भारत के अंदर जो सेवाएं हैं उसका व्यापार प्रभावित हुआ है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो पहले से कम हो रहा है, क्योंकि विदेशी कंपनियां जो है वो भारत के अंदर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हस्तक्षेप कर रही है। भारत के अंदर जो छोटे किसान हैं उनके ऊपर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अब उनको जो खाद स्प्रे बीज जो होते हैं वो विदेशी कंपनियों से महंगे दामों पर खरीदने पड़ते हैं। इसके अलावा विदेशी जो व्यापार है उसमें भी भारत की हिस्सेदारी जो है पहले से कम हो गई है। तो ये सब जो है WTO का सदस्य बनने के दुष्परिणाम, जिनकी आशंका पहले जताई जा रही थी, अब वो दुष्परिणाम धीरे धीरे सामने भी आने लगे हैं। इसके बाद है WTO से भारत को होने वाले लाभ। जो लोग WTO का विरोध करते हैं वे केवल इसके नुकसान को ही बताते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो ये दिखाता है कि WTO के विरुद्ध जो तर्क दिए गए थे उसके विपरीत भारत को WTO का सदस्य होने से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं, या आगे भविष्य में उन लाभों के मिलने की संभावना है। तो इस वजह से अब ये नहीं कह सकते कि भी भारत को WTO का सदस्य नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक बार हमें ये भी देखना चाहिए कि WTO का सदस्य बनने से भारत को क्या क्या बेनिफिट होगा। तो अब हम जो है उन बेनिफिट्स को देखते हैं, या अब हम उन तर्कों को देखते हैं जो भारत का विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के पक्ष में दिए जा सकते हैं। सबसे पहले बहुपक्षीय व्यापार समझौते के लाभ। भारत शुरू से बहुपक्षीय व्यापार समझौते का पक्षधर रहा है। बहुपक्षीय व्यापार समझौते का मतलब क्या होता है? ए और बी दो देशों के बीच में समझौता हुआ है, और इस दायरे के अंदर ए बी में एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो सी डी और एफ के साथ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसको हम जब बहुपक्षीय व्यापार समझौता कहते हैं, तो नहीं तो इसमें काफी टाइम लगेगा। पहले ए और बी का हुआ, फिर ए और सी का होगा, बी और सी का होगा, फिर ए और डी का होगा, फिर बी और डी का भी होगा, फिर सी और डी का होगा। इसी प्रकार से फिर इन चारों की वार्ता एफ के साथ में चलेगी। तो इसमें काफी लंबा समय लगता है, लेकिन WTO के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि एक दो देशों के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो WTO के सभी सदस्यों के साथ में एग्रीमेंट माना जाता है, इसलिए इसे जो बहुपक्षीय व्यापार समझौता भी कहते हैं। तो WTO का सदस्य होने से भारत को जो 164 देशों के साथ में एक साथ व्यापार समझौते करने का लाभ मिलता है, और इसी के साथ ये जो 164 सदस्य देश है इसकी वजह से भारत को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलता है, और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलने के कारण एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करने पर प्रशुल्कों में अनेक प्रकार की रियायतें दी जाती है। तो इन रियायतों की वजह से भारत का जो व्यापार है उसके बढ़ने की संभावना है। दूसरा, WTO के कारण बीमा के जो शुल्क था उसके अंदर कमी आई है, और बीमा शुल्क में कमी आने का भी जो भारत को लाभ मिला है। यानी पहले भारत के अंदर बीमा जो महंगा था, उसके बाद में बीमा की जो शुल्क थी उसमें कमी होने की वजह से भारत के अंदर बीमा की जो दरें उसमें गिरावट आई है। नेक्स्ट है कि WTO की वजह से जो है अनेक जो नई मंडियां खुल गई है, यानी अनेक बाजारों तक जो है भारत की पहुंच हुई है। तो जब भारत के लिए नए नए बाजार खुले, नए नए देशों में भारत के साथ में व्यापार बढ़ा है, तो उसके कारण भारत का निर्यात बढ़ने की संभावना ज्यादा है। आगे की भारत के साथ में जो देश व्यापार कर रहे हैं उन्होंने अनेक प्रकार से प्रतिबंधों में ढील दी है, और उस ढील की वजह से जो कि ढील WTO के सदस्य बनने के कारण भारत को भी प्राप्त हो गई है, उसकी वजह से भारत का जो व्यापार है वो 150 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ डॉलर तक बढ़ने की संभावना है। आगे आर्थिक सहायता में कमी करने की जरूरत नहीं। जब हमने WTO एग्रीमेंट देखा था तो उसके अंदर ये था कि प्रत्येक देश जो अपने एग्रीकल्चर को सब्सिडी दे रहा है उसे सब्सिडी कम करनी होगी, और इसके कारण भारत के किसान है वो भी बर्बाद हो जाएंगे। जब हमने WTO के विपक्ष में तर्क देखे थे तो उसमें यह व्यवस्था थी, लेकिन वो वहाँ पर पूरी बात नहीं बताई गई थी। WTO के अंदर जो एक डर था वो ये था कि WTO के एग्रीमेंट होने के कारण भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर को सब्सिडी दी जा रही है वो सब्सिडी बंद हो जाएगी, लेकिन ये प्रावधान केवल उन देशों पर लागू होता है जो कृषि उत्पाद के मूल्य के 10% से ज़्यादा सब्सिडी देते हैं।
यानी अगर कुल एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट 100 करोड़ का है और उसमें उस देश की सब्सिडी 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो ही उस देश को जो अपनी सब्सिडी कम करनी होगी। लेकिन भारत जो ये सब्सिडी बहुत ही कम देता है, भारत के अंदर ये सब्सिडी जो है केवल 3.5% है। तो इसलिए भारत को जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने की आवश्यकता नहीं है। और इस वजह से 1995 में जो है WTO बना था, आज जो WTO को बने हुए जो 25 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 25 सालों से ज़्यादा समय में भी भारत को जो अपनी सब्सिडी में कमी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी के साथ भारत जो है वो अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो है राशन कार्ड धारक जो होते हैं उनको सस्ता राशन दिया जाता है, या अन्य जो अवस्थाएं होती है, परिस्थितियां होती है, जिनके अंदर सरकार जो होती है सस्ती कीमत के ऊपर अनाज या अन्य खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है, तो उस सिस्टम को बंद करने की बात भी हो रही थी। लेकिन भारत का जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये प्रभावित नहीं होगा। अभी पिछले दिनों जो एक मुद्दा उठा भी था, तो उस समय भी यह था कि भी भारत को जो है अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये WTO के एग्रीमेंट के विपरीत है। तो उस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रांगली ये कहा था कि हम जो है अपने जो पब्लिक है उसकी पब्लिक की थाली में से निवाला नहीं छीन सकते, केवल इसलिए कि भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसा बोल रही है। तो हमारे लिए हमारी पब्लिक है वो पहले है, WTO के एग्रीमेंट बाद में है। यानी हम WTO के एग्रीमेंट को मानते हैं, लेकिन मानने का मतलब ये नहीं है कि WTO के एग्रीमेंट की वजह से हम अपनी पब्लिक को भूखा मरने के लिए छोड़ दें। तो इस प्रकार से ये जो WTO के एग्रीमेंट है उसकी वजह से भारत का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खत्म होने की बात की जा रही है वो गलत है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसके ऊपर जो है WTO के एग्रीमेंट का कोई प्रभाव फिलहाल पड़ने वाला नहीं है। आगे, खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि की जरूरत नहीं है। एक आशंका ये भी थी कि WTO का सदस्य बनने के कारण भारत को जो है अपने यहाँ पर अधिक मात्रा में खाद्यान्न होने के बावजूद भी दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा, लेकिन भारत के ऊपर ये प्रावधान लागू नहीं होता। इसके पीछे कारण ये है कि भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल है और आने वाले समय में भी इसके प्रतिकूल रहने की संभावना है। तो जब तक भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल है तब तक भारत के ऊपर ये प्रावधान लागू नहीं होता। तो भारत अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए जो विदेशों से आयात किया जा रहा है खाद्यान्न का, उस खाद्यान्न के आयात के ऊपर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा सकता है। तो मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का मतलब ये कि हम आयात करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा अगर भारत खाद्यान्न का आयात करता भी है तो भारत के पास में एक अदर ऑप्शन भी है। वो ऑप्शन ये है कि खाद्यान्न के ऊपर 100% भारत पर शुल्क लगा सकता है, खाद्यान्न पर संसाधित वस्तुएं उनके ऊपर 150% का टैक्स लगा सकता है, और जो खाद्य तेल है उनके ऊपर 300% तक का आयात कर लगा सकता है। तो जब ये इतनी बड़ी मात्रा में कर लगाए जाएंगे तो उसके कारण आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो कीमतें बढ़ने का मतलब आयात जो है वो अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि महंगी वस्तुएं कोई खरीदना नहीं चाहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो इस बात का डर था कि WTO के एग्रीमेंट की वजह से भारत के अंदर जो खाद्यान्न का आयात है उसमें वृद्धि करनी जरूरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे, खाद्यान्न के निर्यात में वृद्धि। भारत कृषि उत्पादन वाला देश है और भारत के अंदर अपनी आवश्यकता से ज़्यादा एग्रीकल्चरल का जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन होता है। तो WTO के कारण जो विकसित देश है उन्होंने अपने देश में कृषि उत्पादों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कम कर दिया। यानी पहले जो विकसित देश थे उनके अंदर जो सब्सिडी ज़्यादा दी जाती थी, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है कृषि उत्पाद सस्ते थे। उसके कारण भारत जैसे विकसित देशों के आज से जो है वहाँ पर खाद्यान्न का निर्यात हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि खाद्यान्न भारत में महंगा था, यहाँ पर सब्सिडी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब जब WTO के एग्रीमेंट की वजह से विकसित देशों के अंदर सब्सिडी कम कर दी गई है तो वहाँ पर भी खाद्यान्न की लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ने से खाद्यान्न जो कीमतें भी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भारत के प्रोडक्ट है वो भी जो है उनकी कीमतों के समकक्ष आने की वजह से वहाँ पर आसानी से बेचे जा सकते हैं। दूसरा, विकसित देश है उनको अपने यहाँ पर खाद्यान्न की आयात से प्रशुल्क भी कम करने होंगे, और आयात पर जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको भी धीरे धीरे खत्म करना होगा। तो इसकी वजह से इस बात की संभावना है कि भारत का जो खाद्यान्न है उसके निर्यात में वृद्धि होगी। तो इस कारण से भारत को जो WTO का सदस्य बनने का लाभ ये होगा कि भारत का खाद्यान्न का जो निर्यात है वो बढ़ेगा। आगे, बीजों के प्रयोग की स्वतंत्रता। WTO में के जो प्रावधान है उसमें किसानों के लिए जो बीज है उसमें खुद के लिए बीज तैयार करने के लिए जो है छूट दी गई है। यानी कोई भी किसान
अगर अपनी फसल बोता है और उसी से अगर अपने लिए बीज तैयार करता है तो वो जो है इसके लिए जो WTO के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी एक किसान अगर गेहूं का बीज खुद तैयार करता है तो वो तैयार कर सकता है और उस बीज की उस अपने द्वारा तैयार किए गए बीज का जो अगली बार अपनी फसल में प्रयोग कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर एक किसान अपने यहाँ पर बीज पैदा करता है और उसके बदले में अगर वो किसी दूसरे किसान से दूसरी प्रकार का बीज लेना चाहता है तो उसको भी ये छूट है। तो इस प्रकार से जो ये शंका व्यक्त की जा रही थी कि WTO का एग्रीमेंट लागू होने के कारण किसान अपने लिए बीज का प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, वो शंका सही नहीं है। किसान अपने लिए बीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हालांकि कंपनी के ब्रांड के नाम से अगर किसान बीज का प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। उसको इसके लिए जो कंपनी के जो पेटेंट करवाने वाली कंपनी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो जो है ब्रांड के नाम से बीज का प्रोडक्शन और उसकी जो बिक्री है वो कर पाएगा। नेक्स्ट है बीजों के पेटेंट और स्वी जेनेरिस व्यवस्था। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में बीजों के लिए पेटेंट की व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही भारत में पौध के संरक्षण के लिए भी खुद की व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें किसानों और अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। यानी जो पौध है, पौध के संरक्षण से संबंधित भारत ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें कोई भी किसान अगर अपने खुद के लिए पौध तैयार करना चाहता है तो वो कर सकता है, या कोई अनुसंधानकर्ता अगर रिसर्च करके नई पौध का डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। इसके साथ ही पौध संरक्षण व्यवस्था से किसानों को ये लाभ होगा कि उत्तम किस्म के पौध और उत्तम किस्म के बीज जो है वो उनको उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि इस संरक्षण की वजह से जो कंपनियां हैं वो नई नई किस्म के पौध तैयार करेगी, नई नई किस्म के बीज तैयार करेंगी। तो ये जो उत्तम किस्म की पौध और जो उत्तम किस्म के बीज होंगे वो भारतीय किसानों को भी उपलब्ध रहेंगे। आगे डंकल ड्राफ्ट और कृषि। भारत में कृषि पर डंकल ड्राफ्ट के प्रतिकूल प्रावधान लागू नहीं होते। भारत में कृषि जो है वो आर्थिक सहायता को कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत इसके अंदर जो लिमिट तय की गई थी डंकल ड्राफ्ट के अंदर, वो 10% से ज़्यादा अगर कोई सब्सिडी दी जा रही है तो वहाँ पर जो है ये डंकल ड्राफ्ट के सब्सिडी कम करने वाले नियम लागू होंगे। तो भारत के अंदर सब्सिडी वो केवल 3.5% है, तो डंकल ड्राफ्ट यहाँ पर भी लागू नहीं होता। खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भारत जो है उसको ये डंकल ड्राफ्ट लागू होने की वजह से जो विकसित देश है वो अपने देश के अंदर जो आयात पर प्रतिबंध लगा रखे थे उन प्रतिबंधों को हटाएंगे और प्रशुल्क थे उसको कम करेंगे, तो उसकी वजह से भारत के निर्यात में वृद्धि होगी। इसी के अलावा WTO के जो एग्रीमेंट है उसके अंदर डंकल ड्राफ्ट भी है, उस डंकल ड्राफ्ट के लागू होने से उन्नत किस्म के बीज जो है वो भी किसानों को उपलब्ध होंगे, और जब उन्नत किस्म के बीज किसानों को मिलेंगे तो उसके कारण जो है किसानों के उत्पादन और उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। तो इस वजह से डंकल जो ड्राफ्ट है उसका भारतीय कृषि के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका जो फायदा भारत को मिलने वाला है। नेक्स्ट है व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। जब WTO नहीं बना था उससे पहले जो डंकल ड्राफ्ट आया था उसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, औद्योगिक डिजाइन, विद्युत आपूर्ति, भौगोलिक संकेतांक और पेटेंट्स को बौद्धिक संपदा के अंतर्गत रखा गया था। यानी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत ये इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी इस बौद्धिक संपदा अधिकार के लागू होने से भारत के ऊपर कोई खास विपरीत असर पड़ने की संभावना नहीं है। इसका कारण ये है कि अगर आप केवल पेटेंट को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो भारत के अंदर पहले से ही मौजूद है, और उन व्यवस्थाओं का जो प्रशासनिक और न्यायिक सिस्टम है वो भी पहले से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही है। यानी जैसा प्रावधान नियमों के लागू करने का WTO के एग्रीमेंट में किया गया है, पेटेंट को छोड़ करके बाकी चीज़ों के मामले में भारत के अंदर पहले से वैसी व्यवस्था चल रही थी। तो ऐसे में WTO के लागू होने के कारण WTO के वजह से ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके ऊपर भारत का जो डर है वो सही नहीं है, बल्कि इसके कारण जो है भारत को केवल एक पेटेंट के अंदर ही अपने नियम को चेंज करना है, और उसके लिए भी भारत को जो है 10 साल का समय दिया गया है कि 10 साल के अंदर अंदर भारत जो है अपने जो पेटेंट के नियम हैं उन पेटेंट के नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाएगा। इसके अलावा ये जो भारत में पेटेंट है उस पेटेंट के लागू होने से सबसे ज़्यादा असर जो दवाइयों पर पड़ने का अंदेशा था, लेकिन उसके अंदर WHO ने एक प्रावधान किया। उसने कहा कि जो जीवन रक्षक और आवश्यक दवाइयां हैं उन दवाइयों को पेटेंट की व्यवस्था से बाहर रखा जाए,
क्योंकि अगर जीवन रक्षक दवाइयों और आवश्यक दवाइयों को पेटेंट की श्रेणी में रख लिया तो पेटेंट की वजह से उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसके कारण जो बहुत सारी जो जीवन है वो जो है खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे जो महंगी दवाइयों को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से उनके लिए जो खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने पहले से ही जो आवश्यक और जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनको जो है WTO के जो नियम है उन नियमों से बाहर करवा दिया। इसके साथ भारत के अंदर जो दवाइयाँ आती है वो सारी की सारी दवाइयाँ, उन दवाइयों में से केवल 10 या 15% दवाइयाँ ऐसी जो कि पेटेंट के दायरे में आती है, केवल उन्हीं के जो थोड़ी बहुत कीमत बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा भारत को जो है पेटेंट व्यवस्था को लागू करने के लिए 10 साल का समय भी दिया गया है। तो इस प्रकार से जो पेटेंट की व्यवस्था है इसकी वजह से भी भारत को कोई विशेष नुकसान होने वाला नहीं है। आगे व्यापार से संबंधित निवेश उपाय यानी ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स से संबंधित जो प्रस्ताव है उसके अनुसार कोई भी विदेशी निवेशक जो है किसी भी घरेलू देश के अंदर निवेश कर सकता है और उस देश के अंदर उसको वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी वो जो घरेलू निवेशकों को दी जाती है। तो इससे भारत में जो विदेशी पूंजी है वो आएगी। अब विदेशी पूंजी आने के कारण जो है भारत के अंदर जो पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है डर था कि अगर भारत के अंदर विदेशी पूंजी की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी कोई भी देश जो है जितना चाहे उतना भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो इसके कारण भारतीय उद्योग धंधे जो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय उद्योग धंधे विदेशी निवेशकों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो है ये जो डर है वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कितना विदेशी निवेश होगा इस बात की सीमा जो सरकार तय करती है। हालांकि जितना भी सरकार जो छूट देती है, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि जो भारत के अंदर रक्षा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र के अंदर जो है विदेशी निवेश की छूट देगी 49%, यानी कोई भी कंपनी अगर रक्षा से संबंधित सामान बनाती है तो उसके अंदर विदेशी पूंजी 49% तक हो सकती है। तो 49% तक जो विदेशी पूंजी है उसको भी वैसी सुविधा दी जाएगी जैसे भारतीय पूंजी को दी जा रही है, इन दोनों निवेशकों को समान सुविधाएं, लेकिन मात्रा भारत सरकार तय करेगी कि भी किस क्षेत्र के अंदर कितनी मात्रा आनी है। तो ऐसे में भारत सरकार जो है किसी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर उतनी ही मात्रा में विदेशी निवेश को मंजूरी देगी जितनी आवश्यक है, और जिसके कारण जो है भारतीय जो उद्योग है उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा और भारतीय निवेशकों के हित है उसमें सुरक्षित है। तो एक निश्चित सीमा जो एक देश के लिए फायदेमंद है, केवल उसी सीमा तक की जो है विदेशी निवेश की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो ऐसे में सरकार का जो नियंत्रण रहेगा विदेशी निवेश के ऊपर। आगे सेवाएं, WTO में सेवाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो पहले गेट में शामिल नहीं थे। WTO के अंदर पहली बार जो सेवाओं को शामिल किया गया और इसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक देश के अंदर सेवाओं की स्वतंत्रता होगी, यानी सेवाओं का जो व्यापार है वो स्वतंत्र रूप से हो सकेगा। इसका भारत को भी लाभ ही मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर जो है सेवा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अब भारतीय जो उद्योगपति थे वो सेवा क्षेत्र के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, ऐसे में सेवा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। लेकिन अब सेवाओं की स्वतंत्रता की वजह से जो बैंकिंग क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र है, यातायात है, इस क्षेत्र के अंदर जो विदेशी निवेशक ज़्यादा आएंगे। तो विदेशी निवेशक ज़्यादा आएंगे तो इन सेवाओं का विस्तार होगा, और इन सेवाओं का विस्तार होने से एक तरफ देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा और साथ ही इसके बदले में ये भी प्रावधान है कि अगर एक देश विदेशों को अपने देश के अंदर सेवाओं के स्वतंत्र पहुंच की आज़ादी देता है तो दूसरे देश भी उसके लिए वस्तुओं को वैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो जब भारत सेवा क्षेत्र के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहा है तो दूसरे देश जो है भारत की वस्तुओं के लिए अपने क्षेत्र को खोलेंगे, यानी वस्तुओं के निर्यात पर से जो प्रतिबंध है वो हटा लेंगे। तो निर्यात पर प्रतिबंधों से छूट मिलने की वजह से भारत के निर्यात में वृद्धि होगी, और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि ब्रेन ड्रेन रुकेगा। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि एक देश के अंदर एक बच्चा है, वो वहाँ पर पढ़ता लिखता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, लेकिन उस एजुकेशन के मुताबिक उसे वहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं मिलते। तो इसकी वजह से वो जो ब्रेन होता है वो दूसरे देशों में सेवाएं देने के लिए चला जाता है। अब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो एक देश ने किया, लेकिन उसके जो फ्रूट है वो किसी दूसरे देश को मिल रहे हैं। तो जब एक देश के अंदर बहुत सारी कंपनियां आएंगी सर्विसेज से संबंधित है, तो ये जो भारत के अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को भारत में ही काम मिलेगा। तो इसकी वजह से भारत के जो दिमाग बाहर जा रहे थे, जो बाहर सेवाएं दे रहे थे, अवसर न होने की वजह से उनको अपने देश में ही अवसर उपलब्ध होने की वजह से यहीं पर जो है अपनी सेवाएं देने का मौका
मिलेगा, तो इसके कारण भारत की जो बौद्धिक संपदा है वो भारत के अंदर ही रहेगी। कपड़ा उद्योग को लाभ, डब्ल्यूटीओ का जब निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले जो गेट की व्यवस्था थी, गेट के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि इसके अंदर जो एक कपड़ा से संबंधित जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के विकसित देश थे, विकसित देशों ने अपने यहाँ पर कपड़े और सिले सिलाई जो वस्त्र थे उनको अपने देश में आने के ऊपर जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे थे, यानी कोटा फिक्स कर रखा था कि भाई प्रत्येक देश से कितना कपड़ा आएगा। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि अलग विकसित देशों से जो सस्ता कपड़ा विदेशों के अंदर जा रहा था, उसके कारण विदेशों के जो उद्योग धंधे थे वो चल नहीं रहे थे, तो उन्होंने अपने उद्योगों को बचाने के लिए अलग विकसित देशों से होने वाले निर्यात के ऊपर रोक लगा दी थी। तो इसकी वजह से जो ये प्रतिबंध थे ये भारत जैसे देश को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि भारत जो कपड़े का बहुत बड़ा उत्पादक है। लेकिन अब डब्ल्यूटीओ के अंदर ये प्रावधान किया गया कि 10 वर्षों के अंदर चरणबद्ध तरीके से जो विकसित देश है वो मात्रात्मक प्रतिबंध उनको खत्म करेंगे। जब मात्रात्मक प्रतिबंध खत्म हो जाएगी तो उसके कारण भारत के कपड़े के निर्यात में बढ़ोतरी होगी और कपड़े का निर्यात बढ़ने की वजह से भारत को फायदा होगा। निष्कर्ष, अगर आप इसके लाभ और हानि दोनों को देखते हैं तो इसमें आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बेशक कुछ क्षेत्रों के अंदर भारत को डब्ल्यूटीओ से नुकसान है, लेकिन डब्ल्यूटीओ की वजह से भारत को जितने बेनिफिट मिल रहे हैं उसके मुकाबले जो हानियां हैं वो कम है। इसलिए भारत जब डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन चुका है तो भारत को जो है इसके अंदर अपनी सदस्यता को आगे जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत जो है अलग विकसित देशों को जो है वो लीड करे, और जहां पर भी अलग विकसित देशों के हितों की बात आती है तो वहां पर भारत को जो है बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए। जैसा कि बहुत बार देखने को भी मिला है, जब डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय जो मीटिंग्स होती है तो उसके अंतर्गत भारत जो होता है अपना और अलग विकसित देशों का जो पक्ष होता है वो काफ़ी मजबूती से रखता है, जिसकी वजह से अलग विकसित देशों के हितों की वह रक्षा करने का मौका मिलता है, और न केवल मौका मिलता है बल्कि अलग विकसित देशों के जो हित है उनकी रक्षा होती भी है। तो इस प्रकार का अगर ट्रेंड आगे जारी रहता है तो जैसी संभावना थी कि भी विकसित देश जो है डब्ल्यूटीओ के माध्यम से अलग विकसित देशों को अपना गुलाम बना लेंगे, उस संभावना को जो है हम मौके पर नकार सकते हैं। तो इस प्रकार से डब्ल्यूटीओ जो है वो भारत के लिए अभी तक अगर एग्रीगेट रूप से देखा जाए तो उसके लाभ भी भारत को ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने टॉपिक किया है इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला, डब्ल्यूटीओ के समझौते में शामिल होने से भारत को क्या क्या हानियां हुई है। कई बार ये भी आ सकता है कि भारत के संदर्भ में डब्ल्यूटीओ के विपक्ष में तर्क दीजिए। विपक्ष में तर्क का मतलब हमें हानियों को बताना है। दूसरा, डब्ल्यूटीओ के कारण भारत को क्या क्या लाभ मिला है, इसका मतलब पक्ष में तर्क देने हैं। तो अगर ये आता है कि डब्ल्यूटीओ के पक्ष में भारत की तरफ से तर्क दीजिए तो भी आपको यही करना है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।